नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय वेबिनार इकाई रविन्द्रनाथ विश्वविद्यालय शिक्षा मानवी के उदार कला विभाग द्वारा आयोजन अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 26 जून। इसमें आज हमारे बीच समक्ष उपस्थित हैं श्री प्रशांत दुबे, निदेशक आवाज मध्य प्रदेश के संचालक, सुनन के सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ बाल सुरक्षा, कमल सिंह जी सर समन्वयक चाइल्ड लाइन भोपाल। आज 26 जून है और आज अंतरराष्ट्रीय नशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि नशा करना समाज और सेहत दोनों के लिए हानिकारक हो, फिर भी लोग करते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस? पूरी दुनिया में नशीली वस्तुओं पदार्थों के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 में यह प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार पूरी दुनिया में 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, दूसरा पूरी दुनिया में जो नशे से ग्रसित लोग हैं उसको इसका निराकरण करना। मैं कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। उस दिन हम अपनी खुशियों को जला बैठे, जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे, अपने घर की खुशियों को तबाह कर बैठे, दिल बार बार रोया जब हम एक कस लगा बैठे। धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक श्री सर गब्बर सिंह जी को आह्वान करता हूं कि वे आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। धन्यवाद। धन्यवाद यश कुमार जी। पहले तो मैं यश कुमार का परिचय करा देता हूं। आप राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं और आपको राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में सिर्फ 1 साल हुआ है और आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं शुरुआती तौर पे, इसलिए आपको बधाई भी। और आज हम जो अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजन कर रहे हैं वो मुख्यतः बच्चों में जो नशे की लत होती है उस पर कर रहे हैं। इसलिए हमने जो तीनों वक्ता चुने हैं वो हमने ऐसे चुने हैं जिनका बाल सुरक्षा पे, बाल संरक्षण पे, बाल अधिकारों पे बहुत अच्छी पकड़ है और गहन उनका शोध है, गहन उनकी रिसर्च है। ऐसे हमने तीनों वक्ताओं को बुलाया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आवाज संस्था के निदेशक श्री प्रशांत दुबे सर का। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप पहले भी राष्ट्रीय सेवा योजना के मध्य प्रदेश की संस्थाओं में जाते रहते हैं और वहां पे अपने ज्ञान से सबको रूबरू कराते रहते हैं और साथ ही जो एक सॉल्यूशन लोग चाहते हैं नशा से बच्चों को मुक्त कराने के लिए प्लस किशोरों और यूथ को मुक्त कराने के लिए वो सॉल्यूशंस भी आप बताते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय कमल सिंह ठाकुर सर का। आपका भी बच्चों पे बहुत अच्छा काम है। मुझे और कुछ और जगह से मैंने पूछा था कि किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए, तो आपका रिकमेंडेशन 2-3 जगह से आया, तो निर्विवाद रूप से जो है हमारे कार्यक्रम की गरिमा आपके उपस्थित रहने से और ज्यादा बनेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय सुनन के सिंह सर का भी। आप अभी जयपुर में हैं, जयपुर से आप लाइव जुड़े हुए हैं। बच्चों के मुद्दों के आप तकनीकी विशेषज्ञ हैं, तो हम निश्चित रूप से हम सारे लोगों से बेहतर, जो पार्टिसिपेंट के रूप में, श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो आप सब लोग इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, यही सोच के हमने आपको आमंत्रित किया है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यश कुमार जी आगे कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वह घड़ी आ गई है जब हमारे जो वक्ता हैं वो पधार चुके हैं। मैं हमारे प्रथम वक्ता श्री सुनन के सिंह जी, तकनीकी विशेषज्ञ बाल सुरक्षा, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस दिवस को टैगोर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया है। और मैं अक्सर ये मानता हूँ
कि जो इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेशन है ये बहुत जरूरी है। लोग फेसबुक पे अक्सर लिख देते हैं ना कि व्हाई ओनली वन डे। जैसे आप देखेंगे वुमेन्स डे पे एक कमेंट आ जाता है कि क्यों एक दिन ही सिर्फ वुमेन्स डे, या क्यों ओनली वन डे मदर्स डे। जो भी विभिन्न प्रकार के डेज हैं रोज मनाना चाहिए, बिल्कुल सही है, रोज मनाना चाहिए। लेकिन ये जो डेज बना है उसका अपना एक महत्व है। 1987 में ये बना है और ये क्या है, हमें याद दिलाता है कि इस डेट का महत्व और इस डेट के पीछे जो छिपी हुई ऑब्जेक्टिव है कि क्यों मनाना है, इस बात को याद दिलाता है। और आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नशा निषेध दिवस को मनाएं। और जो मेरे को कहा गया है कि बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड आप अपनी बात रखें। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ये आयोजित कर रहा है और बहुत खुशी की बात है कि जयपुर में मेरा बेटा भी टैगोर पब्लिक स्कूल में ही पढ़ता है, वैशाली नगर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते ही से हमारे सामने जो छवि बनती है, इससे हम सब कोई बखूबी प्रेरित भी होते हैं और हमेशा कुछ सीखने की बात होती है। तो नशा, ये यूनिवर्सिटी है, यूथ लोग हैं, आप अक्सर आप देखते होंगे। मैं यहाँ जुड़े सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि नशा शब्द आते ही से आपके मन में क्या आता है? आप कितना भी जेंटलमैन कोट टाई सूट, कितने भी अच्छे से आप किसी एक मनुष्य, एक व्यक्ति को देखे और आप उसके सामने से गुजरे और यदि आपके उसके मुंह के अंदर का गुटखा दिख जाए या दांत दिख जाए जिसमें से ये पता चले कि वो गुटखा का सेवन करता है, या एक शराब की बू आ जाए, खुशबू तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो आप सोचिए कि उसकी पर्सनालिटी पूरी चली जाती है, पूरी पर्सनालिटी चली जाती है। तो आज जो हमारा विषय है नशा निषेध दिवस, जितने भी यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, साथी स्टूडेंट हैं, एडल्ट हैं, मेरे को नहीं पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट ही जुड़े होंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी से आग्रह ये है कि आप इस बात की तो जानकारी जरूर फैलाएं कि नशा करना गलत है। क्या कानून बना है, क्या उसके लिए लॉ है? यदि कोई मादक द्रव्य का व्यापार करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, ये वो सारी तमाम बातें हमारे दो विशेषज्ञ हैं, प्रशांत जी हमारे बीच में हैं, काफी अच्छी नॉलेज है उनकी। अब ये सब सेकेंडरी है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि नशा करना गलत है, तब तक इस बात को हम नहीं बता पाएंगे कि किसी और को नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे मैं देखता हूं, मैं हमेशा वास्तविक मतलब कितना सिंपलेस्ट वे में हम चीजों को कम्युनिटी तक ले जाएं, वही मेरा काम है संस्था में, क्योंकि मैं गांव में काम करता हूं, बस्तियों में काम करता हूं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा डेटा है, लेकिन यदि आप एक रूरल इंडिया को देखें, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। उन तक यदि आपको जानकारी पहुंचानी है तो आप कितने सरलतम तरीके से पहुंचा सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वही रहता है और मैं उसी पे काम करता हूं। तो नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से आपको नशा रोकना पड़ेगा। एक पिता अपने पुत्र को तभी नशा करने से रोक सकता है जब वो खुद नशा नहीं करता होगा। नशा मतलब नशा, वो चाहे दारू पिए, चाहे वो गुटखा खाए, चाहे वो पान खाए, नशे में सब आते हैं। दूसरी बात, एज ए संस्थागत क्या हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है? मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा, पूछना नहीं चाहूंगा, यस सर से और हमारे गब्बर सर से और यहाँ जो सर बैठे हैं, मैडम बैठी है, क्या आपने आपके यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसी है कि हम उन बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे जिनके अभिभावक नशा करते हो?
क्या ये पॉलिसी है? बच्चे के लिए तो आप नो डाउट होगा, सभी स्कूल में कौन नशा करता होगा ना, लेकिन क्या हमने ये किया है? अब आप मेरे से यदि पूछेंगे, आप जहां संस्था में काम करते हैं, क्या ये पॉलिसी है सर। मैं जिस संस्था में काम करता हूं वहां ये पॉलिसी है, यदि आप गुटखा, पान, दारू तो बहुत, शराब तो बहुत बड़ी चीज हो गई, यदि आप ये नशा करते हैं तो आपको संस्था से देन एंड देयर रिजाइन लिखवा के घर भिजवा दिया जाएगा। ये पॉलिसी है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, मैं अपनी संस्था का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ये कोई मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनटिल अनलेस एक व्यक्तिगत रूप से, एक संस्थागत रूप से, एक सामाजिक होने के नाते हम यदि इन चीजों को नहीं लेंगे तो हम कैसे अपने आने वाले जनरेशन को इस बात के लिए कह सकते हैं कि बेटा या बेटी नशा नहीं करो, छोटे भाई या बहन नशा नहीं करो। और यदि हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो आज का जो ये इम्पोर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नशा निषेध दिवस, ये कहां तक सकारात्मक होगा, कहां तक सार्थक हो पाएगा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं अपने बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता हूं या स्कूल पे करने जाता हूं, कितने पेरेंट्स आते हैं, लेकिन वहां स्कूल के अकाउंटेंट से लेके, वाइस प्रिंसिपल से लेके, क्लास टीचर से लेके कोई भी नहीं टोकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक डर सताता है, अरे इतना रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो क्या हमारे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी या हमको क्या बच्चे मिलेंगे। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आप सब भूल जाइए। आप यदि समाज में या जो समाज ने आपको दिया है, यदि उसको आप कुछ लौटाना चाहते हैं तो आपको एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल आपको कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे नियमावली में लिखा गया है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं एक बार सफर कर रहा था, जयपुर से दिल्ली जा रहा था, और दिल्ली नहीं, मैं जा रहा था भटिंडा। वहां जो मेरे बस का चालक था वो बिल्कुल हर ढाबे को बड़े गौर से देख रहा था। तो मैं पूछ ही बैठा, क्यों, क्या हो गया भैया? बस का ड्राइवर अचानक से उनने बस रुकी और बस 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 2 मिनट दौड़ के गया, दौड़ के आ गया। हमने कहा क्या हो गया? बोले नहीं सर, दवाई लेने गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में ड्रग्स की क्या स्थिति है। वो गया ढाबे में, ड्रग्स लिया, एक गिलास पानी पिया, आके बैठ गया। फिर मैंने कहा कि अरे यार, मतलब क्यों जानबूझ के तुम जहर खा रहे हो? बोले सर जहर खा रहे हो, उसका जवाब सुनिए। बोले सर जहर खा रहे हो, इसके लिए तो मैं अपने आप को बेच दूंगा, ये अब नहीं कंट्रोल हो पाएगा, इसके बिना अब मैं नहीं जी सकता है। तो जो नशा है वो धीरे 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 इस लेवल तक आ जाता है कि आदमी अब उसके बिना जी नहीं सकता है। ड्रग्स की लत अति, हम देखें तो भारत में सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बनवाया गया है, और नशे में यदि कोई युवा मिलता है तो उसके लिए नाना प्रकार के मैकेनिज्म है, नाना प्रकार के सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र और सब बातें हैं, कानून भी बने हैं। लेकिन आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल को एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है, यदि हम इस नशा निषेध दिवस को मना रहे हैं और उसकी कुछ सार्थकता को देखना चाहते हैं। नहीं तो ये महज एक कार्यक्रम बन के रह जाएगा और नेक्स्ट ईयर हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही एक वेबिनार होगा और हम भाषण देके चले जाएंगे। दूसरी बात, समुदाय में हमारा रोल क्या होना चाहिए?
समुदाय में जब हम जा रहे हैं काम करने के लिए, बाल सुरक्षा कितनी बातें करते हैं, लेकिन अब बाल सुरक्षा के पीछे देखिए नशा का कितना अहम रोल है। जिन बच्चों के साथ गलत होता है उसमें एक जो मेजर रीजन है वो है नशा। जिसके पिता नशा करते हैं या तो नशे में वो बच्चे के साथ गलत करते हैं, या बच्चे के साथ यदि गलत होता है तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये अक्सर देखा गया है। यदि आप प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस करें कि आप एक कारण बता दीजिए कि बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो उसका क्यों हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट है, तो उसमें आपको नशा सबसे पहले निकल के आ जाता है। तो यदि हम बाल सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस नशे को हमको रोकना बहुत जरूरी है। एक और सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करती है, आप सरकार को दोष नहीं दे सकती। स्कूल के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि इस स्कूल के इतने किलोमीटर के अंदर में कोई भी मादक द्रव्य बिका नहीं जाएगा, और यदि कोई पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। स्कूल ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना कानून बना दिया, लेकिन वही स्कूल गेट के सामने देखिए तो सिगरेट, बीड़ी, पान सब बिकता है। कहने का मतलब है ये कानून बना देने से ये बंद नहीं हो जाएगा, और एक बोर्ड चिपका देने से मैं नहीं समझता हूं कि हम इस नशे की जो एक गलत आदत है समाज को जकड़ के दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रही है, उसको हम रोक पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक संस्था सामने आए, और ये समय है कि हम एक्ट करें। अनटिल अनलेस हम एक्ट नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई पॉलिसी अपने संस्था में नहीं लाएंगे, या हम अपने घर में ऐसी कोई पॉलिसी इंडिविजुअल पारिवारिक नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा नियम नहीं बनाएंगे, तब तक मैं सोचता हूं कि ये नशा निषेध दिवस सिर्फ एक दिवस बन के रह जाएगा, और हर साल हम इसको मनाते चले जाएंगे। लेकिन जो हम एक उस उज्जवल भविष्य, उस नशा मुक्त भारत को देखने का सपना देख रहे हैं, शायद वो अधूरा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और यदि कोई प्रश्न है तो जब क्वेश्चन आंसर का प्रश्न होगा तो उस समय जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर सुनन के सिंह जी, तकनीकी विशेषज्ञ बाल सुरक्षा। आपके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के बारे में जो बताया, हम अपने जीवन में इसको लाएंगे। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे दूसरे वक्ता श्री कमल सिंह जी सर, शहर समन्वयक चाइल्ड लाइन भोपाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वह आए और अपने वक्त करें। धन्यवाद। एक सूचना भी सर मैं देना चाहूंगा, जो पार्टिसिपेंट सवाल करना चाहें वो तीनों वक्ता जब हमारे बोल चुके हैं, इसके बाद में हम 10 से 15 मिनट का सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें हम सारे प्रश्न ले लेंगे और फिर उसमें सारे उत्तर एक साथ आप विशेषज्ञों से ले लेंगे। जी ठीक जी। नमस्कार, और यश जी आपको भी, और गब्बर सिंह जी को, रेखा जी को, मेरे साथी दुबे जो प्रशांत दुबे जी हैं, और सुनन सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि मैं अपनी बात आप तक रख सकूं, पहुंचा सकूं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि मैं चाइल्ड लाइन से हूँ, और जो बच्चों का नंबर है 109 है, और जो चाइल्ड लाइन है वो 24 आवर्स बच्चों के लिए काम करती है। और ये जो टॉपिक मुझे मिला है कि बच्चों के जो अधिकार हैं उस पर मुझे थोड़ा बात करनी है, और दूसरा कि जो नशा निषेध है इस पे मुझे थोड़ी सी बात करनी है। यश जी ने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ये दिवस क्यों मनाते हैं, आज क्यों बात कर रहे हैं, कि जब दिसंबर 1987 में यूएन जो है इसने घोषणा की थी, और लगभग अगर देखें तो पूरे देश में, दुनिया में 200 मिलियन जो है जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का नशा करते हैं। इवन आप सोच भी नहीं सकते कि नशा इन चीज़ों से भी होगा। फेविकोल हुआ, या इवन जो हमारी कफ सिरप है वो है, सिलोचन है जो शूज चिपकाने के लिए आती है, इन चीज़ों का भी बच्चे नशा करते हैं। आयोडेक्स जो है इनका भी नशा करते हैं, ब्रेड में लगा के खाते हैं इवन बच्चे। पेट्रोल जो है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे पेट्रोल की टैंक जो है वो
कोई खोल के चला जाता है, जबकि पेट्रोल नहीं चुराया उसने, उसने उसकी सुगंध ली, नशा किया, क्योंकि वो उसका आदी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे बात करूंगा। तो हम इस दिवस को मनाते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिवस है, एक ही दिन की बात है। आज से शुरुआत होती है अगले 1 साल तक के लिए, और हम कुछ संकल्प लेते हैं कि हम किस तरीके से इस 1 साल में काम करेंगे नशा निषेध के लिए। हम मार्गदर्शन देंगे युवाओं को, बच्चों को, और खास तौर से हमारे घर और आसपास और पड़ोस से, क्योंकि टैगोर यूनिवर्सिटी से हम लोग के साथ संवाद कर रहे हैं। तो यहाँ बात ये नहीं आएगी कि हम पड़ोस से शुरुआत करें, वहां से एकला चलो, है ना। हम एकला चलो, अकेले से ही शुरुआत करेंगे, और पहले मुझसे, मैं से ही हम शुरुआत करेंगे, तभी हम दूसरे को इस विषय में जानकारी और निषेध कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा यह तंबाकू लेकर आ, या गुटखा लेके आ, या सिगरेट लेके आ, और ये गलत बात है, तुम मत खाना, तुम मत पीना। और उन्हीं के सामने हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इवन बच्चों को भी माध्यम बना रहे हैं। तो शुरुआत हमने कर दी बच्चों को कि वो जब युवावस्था तक या किशोर अवस्था तक पहुंचेगा, बहुत सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को हम जो जानकारी देना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी ही पहुंचे, ऐसा नहीं है। घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्तों में, वो जो भी देखेगा, जो भी बिहेवियर उसके आसपास होगा, जो भी वातावरण होगा, उसको वो जल्द से जल्द ले लेगा। और फिर हम सोचेंगे कि नहीं, हम इनको इस स्थिति से कैसे वापस लाए। तो शुरुआत जो है अपने घर से, आसपास से, और हम जिन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वहां से होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 47 में भी इसका प्रावधान है कि जो राज्य है वो ऐसी नीतियां बनाए ताकि जो हानिकारक पदार्थ है, नशीली चीजें हैं, वो चाहे वो ड्रग्स के या दवाइयों के माध्यम से। इवन आपने देखा होगा कि जो हम कोल्ड कोल्ड या कफ की सिरप लेते हैं, तो डॉक्टर अगर नहीं लिखेगा तो मेडिकल वाले इजीली नहीं देते हैं। और अगर जहाँ पे दे भी रहे हैं तो हमें बीच में कहीं से कहीं आवाज उठाना चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत सारे कानून और नियम बन गए हैं, लेकिन हम एज ए नागरिक की जो भूमिका है वो हम नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि अरे कोई आएगा, वो कार्रवाई करेगा। कौन आएगा? हम आप में से ही कोई, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। और जो सोसाइटी है, उसी के बच्चे या उसी परिवार के जो लोग हैं, वो इस नशे की गिरफ्त में आएंगे। और जो बचपन है वहीं फिर धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है। और अगर जो हमने बचपन में सीखा है वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? जैसे हम यूएनसीआरसी की बात करें, जो 1987 में समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता, वो भारत ने 91 में 1992 के आसपास जो है सिग्नेचर किए था कि जो भी इसमें 54 प्रावधान है उसको हम स्वीकार करते हैं। उसी में 33 जो अनुच्छेद है वो बात करता है कि किसी भी तरीके का जो बच्चे हैं उनको नशा उपलब्ध कराना या नशे का सेवन करना, अगर इस तरीके का होता है तो परिवार, समुदाय, राष्ट्र, राज्य, इवन जो भी संस्थाएं काम कर रही है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। और सरकारें जो है इसको लेके कानून बनाएं। तभी 2015 जब मैं जेजे एक्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें 77 और 78 में प्रावधान है, क्लियर कट चीजें हैं कि बच्चे का आप यूज नहीं करेंगे, उन तक ये चीजें नहीं पहुंचेंगी, नशीले पदार्थ। और जो एडीएम है, कलेक्टर हैं, ये हर साल एक पूरी लिस्ट जो है प्रोवाइड कराते हैं कि किन किन को हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। इवन ये जो वाइटनर होता है इसका भी सेवन समझ में आया कि बच्चे बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं इसको। तो इसको भी लिस्ट में शामिल करने की अभी बात हुई है। तो जरूरी नहीं कि लीकर आप शराब की बात करें। या इवन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो नई नई टेक्निक्स आई है, जो यूथ है, हुक्का, है ना, जो कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, और वहीं से वो जो टीन एज है उन्होंने स्टेटस सिंबल बना लिया। तो वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी में आते हैं, और दूसरे को ये दिखाते हैं कि देखिए मैंने अपना स्टेटस बना के
कि देखिए मैंने आज हुक्का बार में इतना टाइम स्पेंड किया और मैं जो राउंड राउंड गोल जो है वो धुआं जो है वो उड़ा रहे हैं। और कई अभी एक पेन भी आ गया है ना, जिसमें वो सिगरेट जैसा फीलिंग दे रहा है और उससे यूज कर रहे हैं। तो नए नए इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई जिन्हें हमें देखना होगा कि घर में हम नहीं लाएं। इवन मैं आसपास देख रहा हूँ तो किसी एक दादी ने गिफ्ट में दी बच्चों को, कह रहे बेटा ये ले लो ना। शुरुआत उन्होंने कर दी, उन्हें ये नहीं पता कि इसका आगे जाके किस तरीके से उपयोग दुरुपयोग हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि बच्चों के जो हम जब चारों राइट्स की जब बात करते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, तो बच्चे के जीवन जीने का अधिकार तब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कि वो एक अडल्ट एज में नहीं आ जाता है। तब तक हमें उसके जीवन जीने के अधिकार को देखना है। और वो जीवन जीने का अधिकार नशे से भी, नशा जो है उससे भी हार्म पहुंचाता है। उसका जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो भी रुक जाता है ना। और जब हम सेकंड जो उसका राइट है, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, तो वो भी कहीं ना कहीं वहीं आके रुक जा रहा है। और वो देख रहा है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है। तो एज ए माता पिता भी और जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मुझे तो ये लगता है कि सभी बच्चों के साथ रहते हैं, आसपास उनके साथ बच्चा रहता है, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, या किसी संस्था में वो डायरेक्ट काम कर रहे हो। तो बच्चे पे हम ये नहीं कह रहे कि आप पुलिसिंग करो, उनको सहज रूप से उनके सवालों के सही तरीके से आंसर, सही तरीके से बताओ। ये नहीं कि चुप हो जाओ तुम, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। तब वो अगर आप प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? जिनके पास या तो अधूरा ज्ञान होगा या जिनके संगत में वो रहते हैं। और जब आपने सही जानकारी नहीं दी तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो जिनके संपर्क में है वो उनको सही जानकारी देगा, है ना। कई बार तो मैंने देखा है नुक्कड़ चौराहे पे कि अगर कोई बच्चा है जो चाय बेच रहा है, उसको कहते हैं चल एक कश तू भी लगा, अरे कुछ नहीं होता है। शुरुआत वहीं से हो जाती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और वो चाह के ना चाह के भी इस तरफ आता है। तो जितनी संख्या उन लोगों की है जो ये 2 मिलियन और इनको बढ़ा रहे हैं, उससे अधिक संख्या हम लोग की होना चाहिए। और हमें ये जो मुहिम है, ये अभियान है, जिसकी शुरुआत मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि एक दिन का है। मैं ये मानता हूँ कि आज इसकी शुरुआत हुई और अगले 1 साल तक के लिए हमें कुछ प्लान करना चाहिए, ताकि हम जागरूकता जो है उसके माध्यम से, क्योंकि कानून सरकारी रूप से अपनी जगह है और जो जागरूकता है वो कम्युनिटी लेवल पे है। तो हम सब अपने अपने जो लेवल है इस तरह उस पर काम करें। अगर टाइम हो तो मैं एक दो जो केसेस हैं वो शेयर कर सकता हूँ, अगर क्योंकि चाइल्ड लाइन में उस तरह के केसेस आते हैं। यस सर, बिल्कुल। जी जी जी। अभी लास्ट लॉकडाउन से पहले एक केस आया हमारे पास कि एक जो बच्ची है उसका शारीरिक शोषण हो रहा है ना। और उसने जब बताया तो पता चला कि हम कहें कि एक बहुत अच्छे घर से वो बिलोंग करती थी, और धीरे धीरे वो अपने घर घर को उसने छोड़ा और रेलवे स्टेशन पे आके रहने लगी। किस लिए? क्योंकि उसको एक बंदी मिली जो नशा करती थी। उसने पहले उसको फ्री में अवेलेबल कराया, फिर धीरे धीरे उसने उसके लिए पैसे लेने लगे। फिर पैसे के बाद वो उसने घर में चोरी भी की, आसपास भी कहीं ना कहीं से वो पैसों का इंतजाम करा। और उसको इतनी लत लग गई कि उसने कहा कि ये क्या, मैं तेरे को और अच्छा तरीका बताती हूँ कि तेरे को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा और तुम अच्छी सेविंग कर सकती है। तो उसने जो हम कह रहे हैं कि वो यौन कर्मी के रूप में आगे आ गई। और जितने भी जो आसपास के स्टेक होल्डर्स ही कहेंगे हम, कि ऑटो ड्राइवर हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो उनके कांटेक्ट में आए। और जब उसने नाम बताना स्टार्ट किया तो वो लिस्ट थमी नहीं, उसने 1 महीने में ही करीब 20 लोगों के नाम हमारे सामने बताए। और तो वो शारीरिक रूप से तो हुई है, मानसिक रूप से आप जान रहे हैं कि वो उसको इतनी लत लग गई कि वो उसको जब हमने शेल्टर में डाला तो उसको शारीरिक रूप से नीड जो है, जरूरत है,
उसकी वो आदी हो गई और वो दूसरी बच्चियों को भी उस तरीके से कहने लगी। तो आप देख रहे हैं कि एक नशा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। इवन हमें कोरोना के समय में कुछ बच्चे दिखे, क्योंकि एक हम कैंपेन चला रहे थे जिसमें हम बच्चे जो सड़क पे हैं या ट्रैफिक में हैं या सिग्नल्स के आसपास हैं, पेपर बेस पे, उन बच्चों को हमें देखना था, वो समझाई देनी थी। तो कुछ बच्चे हमें जो कचड़े का टैंक होता है उसके अंदर बैठे हुए दिखाई दिए। 3 बच्चे जिनकी उम्र सबसे छोटा जो है वो 10 साल का होगा, फिर एक 12, 13-14 साल की एक बच्ची। तो वो ब्रेड में लगाकर आयोडेक्स जो है वो सूंघ भी रहे थे और खा रहे थे। फिर सही समय पे वो हमें मिले और हमने उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला। अभी रिसेंट एक बच्चा जो है 11 साल का, वो चाइल्ड लाइन को मिला, वो अभी नशा मुक्ति केंद्र में है। ये तो उसकी इतनी हरकतें मतलब परिवार वाले बोल रहे हैं कि इस तरीके से एक्टिविटीज वो कर रहा था कि हम उसको साथ में नहीं रख सकते थे, जबकि वो 11 ही साल का बच्चा था। तो उसके माता पिता की फिर डेथ हो गई, वो परिवार में और लोगों के साथ रह रहा था। उन्होंने कहा कुछ समय के लिए आप इसको रखिए और अगर इसमें सुधार हो जाए तो हम ले जाएंगे। लेकिन इवन काफी समय हो गया, उसके मामा मामी और भी जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। तो ये तो मैंने बताया कि जो बच्चे साथ में यहाँ पे आ रहे हैं, कई ऐसे केसेस हैं कि एक जो बच्ची है वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई। क्यों? और कॉलेज में पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि उसको ड्रग्स के लिए हम ड्रग्स बोल रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको नाम बताए कि उसकी नीड है और वो पैसा कहाँ से लाए। उसने घर में भी बोला होगा कि ठीक है फीस के लिए दे, रिश्तेदारों से ही मांगा होगा। तो ये चीजें थोड़े समय के लिए ही चलती हैं और डांटना ये सब तक एक एज के बाद ये सब चीजें संभव नहीं है कि हम टीनेजर्स से और उस पे उतना ध्यान दें, क्योंकि माता पिता भी अपने जॉब में, काम में, इसमें बिजी होते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि शुरुआत जो है वो बचपन से ही करें, क्योंकि नशा जो है वो नाश है और जीवन जो है वो खास है। तो हमें इस जीवन को खास बनाते हुए रखना है और नशे को कहिए ना और जिंदगी को कहिए हाँ। हमें कुछ ये बातें जो है वो कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये आपको प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि जीवन जो है वो एक बार ही मिला है और हमें ये आर्थिक सामाजिक रूप से ये हम इसके गुलाम ना हो जाएं, आदी ना हो जाएं। नहीं तो नशे में हम डूब जाएंगे, कश में हम उड़ जाएंगे, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देना है और बच्चों के साथ हमें कंटिन्यू काम करते रहना है, क्योंकि मैंने बताया कि यूएनसीआरसी में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, हमारे जेजेएफ में भी प्रावधान है। तो ये कानून अपना काम करेगा और जागरूकता का तो बाकी काम जो है वो हमें करना है। लास्ट में शायद क्योंकि मेरा 20 मिनट होने वाला है, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है कि इस तरीके के बच्चों को वो डायरेक्टली चाहते हुए भी कुछ मदद कर पाएँ, तो आप 1098 है उसको कॉल कर सकते हैं और उनसे अगर काउंसलिंग की या जो भी मदद आप चाहते हैं बच्चे के लिए, तो वो आप मदद के लिए फ़ोन कर सकते हैं। मैं सबकी जानकारी लिए बता सकता हूँ, क्योंकि हम भोपाल में ये वेबिनार कर रहे हैं। तो भोपाल में अभी 4 जो है नशा मुक्ति केंद्र हैं। केजीएच नशा मुक्ति केंद्र है जो नहर के पास है, आरा मॉल जो है उसके समीप है। संकल्प नशा मुक्ति है नरेला में, जो पुराना भोपाल है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रयास नशा मुक्ति केंद्र है ये बंजारी मार्केट, दशहरा मैदान, कोलार में। तो वहाँ पे भी हम लोग जो भी है कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक शुद्धि नशा एवं पुनर्वास केंद्र है जो कि सर्वधर्म कोलार में ही है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके नंबर जो है वो भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट 1098 को कांटेक्ट करें और बाकी की कार्रवाई और जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं। तो बाकी और भी साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे। बाकी लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उन उन सवालों के जो जवाब है वो हम दे सकें। तो यही है कि बच्चों के अधिकार के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों पे भी बात हो और सब अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे काम करें और एकला चले, एकला चलो रे जरूर याद करें। ये ना सोचें कि वो आएगा तो मैं आऊँगा। मैं
मैं क्यों आऊं, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, कारवा आप एक कदम रखिए, कारवा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम देता हूँ, और यश जी, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ आगे के सत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमल सिंह जी, सह समन्वयक चाइल्ड लाइन भोपाल। आपने बाल सुरक्षा और नशा निषेध के बारे में बहुत सटीक जानकारी हमें प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे तीसरे वक्ता श्री प्रशांत दुबे जी, निदेशक आवाज मध्य प्रदेश के हैं, जो हमें नशा निषेध के बारे में जानकारी देंगे। आपका वेलकम सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई, गब्बर जी, डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम, सुनन जी, कमल भाई, आप सभी हमारे साथी हैं और हम सब मिलकर बच्चों के पक्ष में, बच्चों की बेहतरी के लिए अलग अलग समय पे कुछ कुछ भूमिकाएं निभाते रहते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आ रही है। यश भाई, जब तक मैं बातचीत कर रहा हूँ आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे दें, ताकि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो रख सकूं। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या वो हो सकेगा। हाँ, हो, एक बार आप देख पा रहे हैं क्या प्रेजेंटेशन? जी, प्रोसेस हो रहा है, आ गया। अच्छा, फिर ठीक है। कमल भाई ने, सुनन भाई ने बाकी बातें तो रखी, और उन्होंने ये बातचीत भी रखी कि किस तरीके से हम इस पे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और बच्चों के नशे की स्थितियों पर भी कमल भाई ने कुछ प्रकरणों के माध्यम से प्रकाश डाला है। कई बार ऐसा लगता है कि ये दो वक्ता साथियों ने जो बातचीत कर दी, अब नमस्ते है, अब इसके बाद तो कुछ बात करने को रखा नहीं, बचा नहीं, क्योंकि कमोबेश वही बातें मैं कहना चाहता हूं जो हमारे दोनों साथियों ने कहा। और संयोग से ये भी इसलिए भी संयोग है कि हम सब एक ही तरह का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके हम सबकी धुरी एक ही जगह जाके मिलती है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि दरअसल अभी हमने लॉकडाउन के ठीक पहले एक अध्ययन किया था भोपाल शहर में, कि जब हम कहते हैं कि बच्चों में नशा, जब हम कहते हैं कि बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, तो इसके मायने क्या है, हम शहर में इसको समझें कैसे। यानी जब हम कहते हैं नशा, तो नशा यानी क्या, कौन सा नशा बच्चे करते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि ये उपलब्धता कैसे होती है। कुछ तरफ इशारा हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने किया है, मैं थोड़ा और उसके इतर जाना चाहता हूँ कि जो स्टडी हमने अलग अलग बस्तियों में रहकर अलग अलग साथियों के साथ मिलकर की थी, और उन बच्चों का साक्षात्कार किया था जो बच्चे संयोग से या दुर्योग से अभी नशे के शिकार है, तो कुछ बहुत चौंकाने वाली चीजें निकली। और उसके साथ साथ ये भी कि क्यों आज के दिन की, जैसे सुनन भाई ने कहा कि ये दिनों की महत्ता है, इन दिनों को मनाना बहुत जरूरी है, और इन दिनों के मार्फत हमें बार बार रिविजिट करना भी जरूरी है कि दरअसल अभी हमारे समाज में क्या स्थिति है बच्चों की, और अलग अलग संदर्भों में बच्चों की क्या स्थिति है। जैसे आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं कि बच्चों की नशे में लिप्तता या बच्चों का नशे के प्रति आकर्षण, और दूसरा उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि बच्चों का नशे के परिवहन में बच्चों का किस तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसको हम नशे के लिए ट्रैफिकिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी कई बार ट्रैफिकिंग को बहुत अलग संदर्भ में देख लेते हैं, इसलिए मैं एक बात बस कहना चाहता हूं कि कई बार नशे के परिवहन में बच्चों का उपयोग किया जाता है, और वो नशे का परिवहन करते समय बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि वो नशे का परिवहन कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस पर करवाते हैं। तो इसलिए इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो पूरा मसला है वो इस दिवस के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो हमने इस दिवस के संदर्भ में लॉकडाउन के ठीक पहले एक स्टडी की थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया तो इस स्टडी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आज मैं उस अध्ययन की जो प्राप्तियां हैं कि हमारे शहर में, हमारे आसपास बच्चे किस तरह का नशा कर रहे हैं, कैसे वो उपलब्ध होता है, और दूसरा सुनंद भाई ने कहा कि सरकार बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर ऐसी हैं जहां अभी भी ऐसा लगता है कि और सुधार की जरूरत है। तो कुछ 2-3 बिंदुओं की तरफ मैं इशारा कर लूंगा, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम थोड़ा बच्चों में नशा, कौन सा नशा, नशे को हम क्या समझें, और फिर नशे को लेकर जो अभी सरकारी जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो चुनौतियां पर बातचीत कर लेंगे। तो मैं जो मुझे समय सीमा दी गई 20 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, और फिर जो साथियों के सवाल जवाब होंगे या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे, और या फिर जब सवाल जवाब का सत्र होगा तो हम उसमें एड्रेस करेंगे। मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं
कि जैसा मैंने कहा कि बात करिए जी, तो जब हम कह रहे हैं कि नशा मतलब क्या, हालांकि हमारे दोनों साथियों ने इसको परिभाषित किया, लेकिन फिर भी मैं एक जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे तो हमने स्टडी के दौरान इन चीजों को भी समझने की कोशिश की कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मांग हमारा मस्तिष्क करता है और उससे शरीर को नुकसान होता है, वो नशा कहलाता है। बहुत आधिकारिक परिभाषा है, लेकिन जब हम नशे को अलग अलग संदर्भों में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्गीकरण इसका करना पड़ता है। तो मैं तकनीकी परिभाषा से लेकर व्यवहारिक चीजों तक जा रहा हूं जो हमारे भोपाल में है, कि पारंपरिक नशा है जिसमें हम सब जानते हैं तंबाकू है, अफीम है, भुक्की, खैनी, सुल्फा, शराब। शराब को अलग अलग संदर्भों में अलग अलग, जहां पर सांस्कृतिक चीजें अलग अलग हैं वहां पर कहीं देशी कहते हैं, कहीं महुआ कहते हैं, कहीं ताड़ी कहते हैं, ये सब चीजें पारंपरिक नशे के रूप में आती हैं। लेकिन जो पिछले एक दशक या ये कहें कि 15 सालों का जो नया फिनोमिना है, जो नई परिघटनाएं हमारे समाज में सामने आई हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि उसके अंतर्गत सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बहुत बड़ा है। और ये सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स ना केवल शरीर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जैसा इसकी परिभाषा कह रही है कि हमारा मस्तिष्क बार बार उसकी मांग करने लगता है और वहां जाकर बच्चे एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं लिप्त हो जाना, या जिसको कहते हैं कि नशे के शिकार हो जाना, वो इसमें होने लगता है। तो आप सब देख ही रहे होंगे कि सिंथेटिक ड्रग्स में कौन कौन सी चीजें हैं, स्मैक, हेरोइन, आइस कोकीन, क्रैक कोकीन। कई बार इनके उच्चारण करते भी हमको नहीं बनता है, हमें समझ में नहीं आता कि ये कौन से ड्रग्स हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नाम मैं आपको दे रहा हूं, ये सब नाम मेरे और आपके बीच में उपलब्ध है। हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि हमने तो फिल्मों में देखा था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा ऐसा होता है, कई बार बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, या ये सब हमें ऐसा लगता है कि ये दूर की कहानियां हैं, हमारे यहाँ का इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमने ये पारंपरिक नशे और सिंथेटिक ड्रग्स को जरा भोपाल के संदर्भ में जांचने की कोशिश की कि क्या हमारा शहर, हमारे आसपास भी ये स्थितियां हैं या हम कोई और स्थिति में हैं। लेकिन इसके पहले हमने ये भी देखने की कोशिश की कि यदि हम बच्चों में नशे की बात करते हैं और खासकर आज के दिन में नशे की बात करते हैं, तो क्या स्थिति हमारे यहाँ पर बच्चों की। तो जो WHO कह रहा है दुनिया के स्तर पे, वो कह रहा है कि 25 से 90% बच्चों ने कम से कम एक बार किसी ना किसी तरह का नशा अवश्य किया है। अब फिर वही है कि बच्चा यानी क्या, तो बच्चा यानी जैसा कमल भाई ने कहा कि CRC है जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, उसके अंतर्गत अब हमारी दुनिया में या हमारे देश में हर उस व्यक्ति को बच्चा माना जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो एक डेटा ये कहता है जो बहुत चौंकाता है हमको कि इतने प्रतिशत बच्चे नशे के शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने 2013 में एक अध्ययन करा, तो उसने बताया कि तंबाकू, अल्कोहल आदि का नशा तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन कैनबिस यानी गांजा और ये दूसरे तरह के सूंघने वाले पदार्थ, वो भी बच्चे नशा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको जानकर हैरानी भी होगी कि बहुत सारे मित्र जानते भी होंगे कि जो हम आयोडेक्स कई बार चोट पर लगाते हैं, वो आयोडेक्स को 2 ब्रेड के बीच में रखकर बच्चे, जैसे हम लोग जिस तरह से स्लाइस को के रूप में लेते हैं, वो बच्चे कई बार लेते हैं। तो ये सब नशे के रूप में है और ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्टडी में सामने आया, जो कई बार हमारे पारंपरिक खांचे से मेल नहीं खाता। जैसे मैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके किसी से कहूं कि कोई व्यक्ति आयोडेक्स खाता है, तो उनको लगता है कि ये शहरी परिघटना है, ये तुम मतलब पता नहीं किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो। लेकिन जब मैं इसे भोपाल में देखता हूँ या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारे आसपास है। और कम से कम जिन बच्चों के साथ कमल भाई, सुनंद भाई और हम लोग काम करते हैं, उनके साथ उनके बीच में हम ये देखते हैं कि वो बच्चे इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और वो इसमें आ चुके हैं। एक और सर्वेक्षण है जिसको हम NFHS बोलते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। उसका वो कहता है कि 15 वर्ष से कम उम्र के, अधिक उम्र के व्यक्तियों में नशे का प्रतिशत घटा है, जो वो एक अलग तरीके की स्थिति में जाता है। लेकिन ये है, अब स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर युवाओं में नशे की लत को लेकर एक दिलचस्पी बढ़ रही है और एक अनुमान लगाया गया कि भारत में रोजाना 5500 युवा तंबाकू खाना शुरू कर रहे हैं। अब ये युवा में एक परिभाषा का गड़बड़ है, हम अभी बच्चों में नशे की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा में हम मान के चलते हैं कि इसको 15 साल से लेकर 30 साल तक देख सकते हैं। लेकिन यदि हमारे भारत देश में 5500 युवा तंबाकू खाना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है हमारे लिए, ये बहुत अलार्मिंग फिगर हमारे लिए है कि हमें कितना और किस तरह का काम करने का जरूरत है। वैसे यदि हम देखें तो एक स्टडी और बताती है कि रोजाना हर 1 मिनट में, भारत के हर 1 मिनट में लगभग 8 नए बच्चे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, पूरे भारत अलग अलग जगहों पर।
तो यदि 1 मिनट में 8 बच्चे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो पूरे दिन भर में हम कल्पना कर लें कि कितने बच्चे प्लेटफॉर्म्स पे आते होंगे। और यदि जब ये बच्चे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, जिनके पास हो सकता है संयोग से थोड़ा, कभी वो ट्रेन में झाड़ू लगाते हैं, कई बार वो भीख मांगते हैं, कई बार कुछ काम धंधा करके पैसे कमा लेते हैं, तो उस पैसे का उपयोग कैसे हो, तो अधिकांश बार देखने में आता है कि वो बच्चे नशे की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि नशा सर्वसुलभ है। तो यदि हम देखें तो भारत में अभी 23 मिलियन बच्चे सड़कों पर रहते हैं, जो बड़ी संख्या है, और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नशे के शिकार हो रहे हैं। 40 से 70% बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन जीने के आदी हो जाते हैं धीरे धीरे, और उसमें नशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिन बच्चों के साथ, जैसा कमल भाई ने भी केस स्टडी शेयर की, तो संयोग से मैं 6-7 साल रेलवे प्लेटफॉर्म के बच्चों के साथ काम कर चुका हूं। सो उन बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं और वो बच्चे जब नशे के शिकार होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बच्चों के साथ शारीरिक शोषण और सेक्सुअल अब्यूज बहुत प्रमुखता से सामने आता है। और ये अपने आप में, वैसे ही बच्चे नशे की वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं, यानी नशे में उनकी वंचितता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे नशे करने लगते हैं तो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होना या फिजिकल वायलेंस होना, ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो साथ ही ये आज की बातचीत का और संदर्भ भी है कि क्यों बच्चों के नशे पर इस तरह के वेबिनार सेमिनार करने की जरूरत है। उस पर आप जैसे युवा साथी जो संयोग से अभी पढ़ रहे हैं लेकिन समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उन तक ये बातें पहुंचने की बहुत जरूरत है, ताकि हम सब मिलकर कैसे समाज में इस तरह की परिस्थितियों पर लगाम लगाने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभा सके। अब नशे की भयावहता से ऐसा नहीं है कि सरकार परिचित नहीं है, जैसा सुनंद भाई ने कहा। 12वीं पंचवर्षीय जो योजना आई है, जो 2012 से 17 के बीच में है, उसमें विशेष रूप से किशोरों और युवाओं के मसले पर काम कर रहा है जो योजना आयोग है, उसकी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट ने कहा है कि कुंठा, निराशा, साथियों के दबाव के चलते मादक पदार्थों के उपयोग में या दुरुपयोग में युवाओं में तेजी से ये लत बढ़ रही है। और फिर वही युवाओं का कॉन्फ्लिक्ट है 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में, यानी इसमें बच्चे भी शामिल हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई 2013-14 में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि बच्चों में शराब और मादक पदार्थों की स्थिति हमारे देश में अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, और जिसके लिए हमें कई स्तरों पर काम करने की जरूरत। मैं इसलिए ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं कि कई सारे अध्ययनों ने ये बात स्थापित की है कि इस समय देश में स्थितियां बहुत विपरीत हुई हैं, और उसके चलते बच्चों में और युवा साथियों में नशे की लत बढ़ी है। अब हमने भोपाल में ये देखने की कोशिश की कि यदि ये कहते हैं कि बच्चों में नए तरीके का नशा बढ़ रहा है, नशे बच्चे कर रहे हैं, तो फिर कौन सा नशा कर रहे हैं। माफ करिए, मैं वो नशे का नाम यहाँ पर रख रहा हूं, लेकिन ये केवल समझ बनाने के लिए है कि जब हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, तो ये तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास या बड़े बड़े शहरों का फिनोमेना होगा, तो हमें लगता है कि भोपाल तो इससे अछूता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और ये हम सबके लिए बहुत चलताऊ स्टेटमेंट है कि जब हमें किसी समस्या से बचना है तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमने अध्ययन किया तो जो अध्ययन भोपाल का है वो चौंकाता है हमको, कि भोपाल में हमको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि तंबाकू वाला नशा है, कैनबीज यानी भांग, गांजा, चरस वाला नशा है, सूंघने वाले जो नशे हैं जिनका कमल भाई ने एक इशारा भी किया था, इंक इरेजर, कोरेशन फ्लूइड, पेट्रोल, ग्लू, अफीम में डोडा, फुक्की, हीरोइन में स्मैक, ब्राउन सुगर। अब दवा के रूप में उन्होंने कोरेक्स का जिक्र किया, लेकिन स्पॉज्मोप्रॉक्सिवान, टीडी जैसे नशीले पदार्थ में आप और देखें जो शामक दवाएं हैं, उसमें नाइट्रोवेट, अल्प्रॉक्स, स्पॉज्मोप्रॉक्सिवान, ट्राइका, और इंजेक्शन द्वारा यदि देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन ये वो इंजेक्शन है जो अधिकांश बार यदि आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि कई बार गाय और भैंस का दूध कम हो जाता है तो उनको डॉक्टर्स ये इस तरह का ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, या कई बार गर्भावस्था के दौरान जब प्रसव पीड़ा है उस दौरान भी कई बार ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भोपाल में और मध्य प्रदेश में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चे और कई बार संयोग से युवा इसका नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही कुछ इंजेक्शन और है, ल्यूप्री जैसे, क्यूप्री जैसे, ब्यूप्रोनॉर्फियान। अब ये सुनने में कई बार इनका उच्चारण करते भी मुझे और आपको नहीं बनता, लेकिन ये मेरे और आपके यहाँ पर आसपास में चल रहा है। तो फिर वही कि क्या हम कई बार हम बहुत बार ऐसा मान बैठते हैं कि अरे नहीं हमारे यहाँ तो नशा नहीं होता, लेकिन ये भोपाल में सब कुछ होता है। अब जैसा कमल भाई ने कहा कि मिलेगा कहाँ से, तो ये इसका एक अर्थशास्त्र भी आपके बीच में रख रहा हूं कि जब नशे के शिकार बच्चे होते हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे चोरी करना सीखते हैं। क्यों चोरी करना सीखते हैं? क्योंकि इसके रेट आप देखेंगे। वैसे नशे के अर्थशास्त्र के पहले मैं आपसे ये बात रख दूं कि कानूनन ये जिस तरह की दवाइयों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के पहले यानी बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये दवाएं बेची नहीं जा सकती हैं।
लेकिन दुर्योग से ये हमारे यहाँ हो रहा है, और उसमें भी इनके रेट्स इतने हाई हैं कि जो बच्चा इस तरह की चीजों में आता है वो कई बार फिर चोरी के लतों में लगता है, क्योंकि उसको इस तरह का पैसा जुगाड़ना है, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी। तो जो नाइट्रोवेट का पत्ता 12 रुपए का पत्ता है 6 टेबलेट का, वो जब बच्चे उसको एक्सेस करते हैं, बच्चे इलीगल तरीके से मेडिकल स्टोर्स से लेते हैं या मेडिकल स्टोर्स उनको देते हैं, तो वो 20 रुपए प्रति तक पे दिख जाते हैं। यानी वही पत्ता जो 12 रुपए का है वो 120 रुपए तक का पत्ता जाएगा, यानी 10-10 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा। ऐसे अल्प्रोस है, स्पोजमेप्रॉक्सिवन है, कोरेक्स है, ल्यूप्रिजेसिक, बुप्रेनॉर्फिन, पेंटाजोसिन, ब्राउन शुगर, ये सब है। लेकिन अभी एक नए तरीके के नशे जो पिछले 1 डिकेड का ज्यादा फिनोमेना है हमारे तरह के शहरों में, कि इंजेक्शन से लिए जाने वाले नशे की आप यदि देखेंगे, और हम लोगों ने अध्ययन में निकाला और ये बहुत चौंकाता है कि 26 नंबर की एक एनएस आती है, एनएस यानी निडल सिरिंज, यानी जो सबसे पतली सुई है वो 26 नंबर की सुई है, जो वैसे 4 रुपए की मिलती है, लेकिन भोपाल में मेडिकल स्टोर से जो इलीगल तरीके से इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो 15 से 20 रुपए में इसको देते हैं, यानी 5 से 7 गुना ज्यादा में ये चीजें बच्चों को उपलब्ध हो रही हैं। और ये बहुत खतरनाक संकेत है किसी भी शहर के लिए, किसी भी ऐसी जगह के लिए जहां पर बच्चे हैं और वो इस तरह के नशे के शिकार हो रहे हैं। अब कौन बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, तो कई बार हमें लग रहा है कि नहीं बहुत निम्न आय वर्ग के लोग इसमें शिकार हो रहे हैं। नहीं, इसमें सब तरह के बच्चे शिकार हैं। मध्यम वर्ग भी है, उच्च मध्यम वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है, निम्न वर्ग, यानी निम्न वर्ग में आर्थिक संदर्भों में कर रहा हूं। विद्यार्थी, खासकर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो भी, महिला साथी, भोपाल में बड़े पैमाने पर महिला साथी इसके शिकार है और उसके बहुत डेटा भी अभी सामने आए हैं। स्कूली बच्चे अब जैसा सुनन भाई ने कहा, कानूनन स्कूल के प्रेमाइसेस के 100 मीटर के भीतर बच्चों को कुछ भी नहीं बेचा जा सकता है। वैसे ही हमारे यहाँ एक एक्ट है, किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, यानी जो बच्चा है जिसको हम परिभाषित बच्चे के रूप में करते हैं, उसको तंबाकू, किसी भी तरह का हार्मफुल गुटखा और कोई भी नशे का पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ये बेचता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है और उनको खिलाफ कार्रवाई होती है। एक तरफ ये कानून है, दूसरी तरफ हमारे स्कूली बच्चे बड़े पैमाने पर नशे का शिकार हो रहे हैं। यानी कानून एक तरफ है, लेकिन जमीनी स्थितियां बता रही हैं कि स्कूली बच्चों को नशा किसी ना किसी माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। और उसमें बेघर बच्चे, खासकर जो बच्चे प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर इसका शिकार हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन बच्चों के पास कई बार, मान लीजिए आज मैं एक बच्चा हूं जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहता हूं और मैंने आज डब्बों में झाड़ू लगाते 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 शायद 100 रुपए दिन में कमा लिए। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि इन 100 रुपयों को मैं शाम तक रखूंगा कहाँ, क्योंकि स्टेशन पे कोई मेरा लॉकर तो है नहीं। मैं कहाँ रखूंगा? मैं पैंट के जेब में या शर्ट के जेब में, जो भी फटी वटी जेब है मेरी, मैं उसमें ही रखूंगा, तो रात को उसके निकल जाने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए बेहतर है कि आज के 100 रुपए का दिन भर में मैं इस्तेमाल करूं। अब या तो मैं बेहतर खा लूंगा, तो शायद 20, 25, 30 रुपए का मैंने बहुत अच्छा खा लिया, शायद मनोहर डेयरी में जाके मैंने खा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटारसी में नीलम होटल है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, जिसमें बहुत महंगा खाना मिलता है। हम लोगों ने जब एक स्टडी की थी 7 रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे हैं वो नीलम होटल का खाना अफोर्ड कर पाते हैं, वहां से खाना लेकर खाते हैं। अब इसमें कई बार ये लोग ये भी कह सकते हैं कि देखो कितने मतलब आलीशान जिंदगी जीते हैं ये, लेकिन उन बच्चों के साथ दिक्कत है कि यदि उन्होंने 100 रुपए भी आज दिन भर में कमाया तो वो शाम तक उन्हें 100 रुपए खर्च करने, क्योंकि वो रख नहीं सकते, उनके पास कोई मौका ही नहीं रखने का। इसलिए वो बच्चे कई बार धीरे धीरे खाने की चीजों से जाते जाते धीरे धीरे वो नशे की तरफ शिकार होते हैं, और जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो उनको अपना शिकार बनाते हैं। तो ये भोपाल में हमारे सामने स्थिति निकली है। कारण क्या है? कई बार तो बहुत तृष्णा है, बहुत जल्दी बहुत कुछ पा जाने की लालसा है, साथियों का दबाव है कि अरे चलना एक बार करके देखते यार, कुछ नहीं होता, अरे हमने तो कितनी बार किया। और ये हम सब जिस दौर से गुजरे हैं, यानी मैं भी शायद 12, 13, 15 साल की उम्र में रहा हूंगा, तो हम सबको ये बहुत आसानी से हम सब अपने साथियों के इस तरह के प्रेशर में आते हैं। अपने आसपास नशे का आसानी से उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी बात है। नशा उपलब्ध ही नहीं होगा तो शायद इसकी तरफ जाना भी कम होगा। बाहर आना, बहुत सारी चीजों में आजकल प्रेम प्रसंग से बाहर आना, जैसे कई बार कहते हैं ना कि नशे वाले व्यक्ति को तो कोई भी बहाना चाहिए। वो गम में होगा तो कहेगा आज गम में हूं इसलिए पी रहा हूं, वो खुशी में है तो कहेगा अरे आज बहुत खुश हूं यार, चल एक पार्टी कर लेते हैं, है ना। तो वो वैसे ही है, किसी भी चीज से बाहर आने के लिए एक उसका बहाना है। ये सब कारण है अध्ययन के, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं समय के साथ ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। और तनाव, आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है। और अब आपको मैं अभी इसकी ठीक बाद एक स्टडी बताने वाला हूं कि लॉकडाउन के दौरान हमारी आम समझ ये कह रही थी कि लोगों को नशा नहीं मिला है और
हमें ये भी लग रहा था कि लोग तो घरों में हैं इसलिए नशे पर अंकुश लगा है, लेकिन जो नए अध्ययन आए हैं उन्होंने हम सबके ये इस तरह के जो मान्यता है उसको भी दरकिनार कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों में और व्यक्तियों में नशा बढ़ा है, बल्कि इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जुड़ा है कि जो राजश्री का पाउच 10 रुपए में मिलता था वो शायद 40 और 50 रुपए तक मिला है और लोगों ने उसको खरीदा है। कई बार नशे के कारण भी लोग कर्ज में गए। सो ये बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। कई बार हम समाज में देखते हैं तो हमें लगता है लॉकडाउन में लोग घर में थे तो स्थितियां बदली होंगी, जबकि स्थितियां और विपरीत हुई, वो आगे मैं शेयर करता हूँ। कई बार ये भी है कि नशा जीवन के लिए जरूरी है, जिसको शायद कमल भाई ने या सुनंद भाई ने कहा कि स्टेटस सिंबल अभी मानने लगे हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो। और आजकल बारातों में आप देखिए तो जो युवा साथी डांस करते हैं उनमें से अधिकांश युवा साथी शायद नशे के साथ ही जाते हैं वहां पर, और उनके सामने यदि आप कभी डांस वांस नहीं कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपसे जैसा तुच्छ जीवन किसी का नहीं है। और हम देखो कैसे नागिन डांस करते हैं और फिर देखिए कैसे वो निकलता है। लेकिन ये मान बैठना युवा साथियों में और इस तरह की मान्यता आना धीरे धीरे धीरे, ये पिछले 1-1.5 दशक का फिनोमेना है कि नशा तो जीवन के लिए जरूरी है, और यहां से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होना शुरू हो रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका कमल भाई ने इशारा किया था कि हमसे कोई बात नहीं करता। बच्चे बहुत आइसोलेट हो रहे हैं, खासकर उन घरों में जहां दोनों मियाँ बीबी काम कर रहे हैं। काम करना बहुत जरूरी है महंगाई के इस दौर में। वहां बच्चों से यदि बातचीत नहीं कर रहे, बच्चे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे धीरे 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 अवसाद की तरफ जा रहे हैं, और फिर यदि उनसे कोई बात नहीं करता तो फिर वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी ये एक अलार्मिंग ट्रेंड भी हमें समझ में आ रहा है कि माँ बाप को बच्चों के साथ एक समय बिताने की बहुत जरूरत है, क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है, नहीं तो बच्चे इस तरफ जाएंगे। और एक ये भी है कि एक बार आ गए तो फिर बच नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कारण ऐसे ही निकल कर आए हैं। तो ये अब इसमें अलग अलग तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, इस पर ज्यादा बातचीत हमारी हुई है, लेकिन तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारी चूक अभी हो रही है, जैसा मैंने कहा कि बहुत प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी चूक है, कि जैसे सेक्शन 144 है, धारा 144 के तहत हर समय हर 3-3 महीने में कलेक्टर महोदय को आदेश निकालना होता है कि इस तरह की नशे की चीजें नहीं बेची जाएं। फूड इंस्पेक्टर और इस तरह के लोग उसकी निगरानी करते हैं, लेकिन अभी भी ये जो ऑर्डर निकलता है उसमें केवल व्हाइटनर को लेकर आदेश है। ये जितनी चीजें अभी हमने जिक्र किया है और ये रिपोर्ट हमने सरकार को भी सौंपी है कि आप जब इस तरह के आदेश निकालते हैं तो उसमें इस तरह की चीजों का भी जिक्र करें, ताकि मेडिकल स्टोर से या जहां से भी इनकी उपलब्धता हो रही है वो उपलब्धता पर अंकुश लग सके और बच्चे इस तरह के नशे के शिकार होने से बच सके। लेकिन अभी संयोग से या दुर्योग से व्हाइटनर को लेकर ही आदेश निकलता है, इसलिए व्हाइटनर को लेकर ही ज्यादा धरपकड़ समझ में आती है। अब एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 14 दिसंबर 2016 को उसका एक आदेश भी आया है, उसमें एक डिसीजन हुआ है, और उसमें कहा गया कि हर राज्य को अपने यहाँ पर पाठ्यक्रम में अब इस चीजों को शामिल करने की जरूरत है, स्कूली पाठ्यक्रम। और ये ऑर्डर है 2016 का, लेकिन अभी 4 साल हो चुके हैं और कोर्ट ने कहा था कि 4 महीने के अंदर ये पूरा मामला करने की जरूरत है, और यहाँ तक कि आपके राज्य में कौन कौन सा नशा उपलब्ध है, कौन सा नशा किस मात्रा में मिलता है, कैसे मिलता है, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट करके राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी थी, ताकि राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना बनाई जा सके। लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक पाठ्यक्रम में ये शामिल नहीं हो पाया है, और साथ में ये भी है कि इसमें इस तरह की कोई स्टडी होकर विशेष रूप से राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्य योजना नहीं बनी है। तो ये बहुत जरूरी है। अब पाठ्यक्रम में शामिल करने से कई बार लोगों के मतांतर हैं। वो लोग ये कहते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि नशे किस किस तरह के होते हैं और बच्चे और नशे की तरफ जाएंगे। हमारे अनुभव बिल्कुल इससे अलग है। हमारे अनुभव ये है कि जब तक आप युवा साथियों को, बच्चों को इस तरह की चीजों से परिचित नहीं कराएंगे, बच्चे बगैर इसका प्रभाव जाने उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो बहुत सारे मत इसके बीच में है, लेकिन हमारा मत बहुत स्पष्ट है कि यदि बच्चों को इन सब चीजों से बचाना है तो उनको उस समय से, उस आयु अवस्था से जागरूक करने की जरूरत है जब वो इसके अच्छे बुरे की तरफ नहीं जाते, तब से हम उनको इस तरह के पक्षों से अपरिचित कराएं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कहा गया है कि अनिवार्य रूप से स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ शामिल किए जाएं पाठ्यक्रम में, लेकिन अभी ये नहीं हो पाया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नशे करने वाले बच्चे किस विभाग की जिम्मेदारी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अधिकांश रूप से देखते हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो मध्य प्रदेश में है वो देखता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी उस विभाग की है। लेकिन नशा जो विषय है वो नशा देखना समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम समाज कल्याण विभाग के पास जाते हैं
तो समाज कल्याण विभाग कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन जब हम महिला बाल विकास विभाग के पास जाते हैं तो महिला बाल विकास विभाग कहता है कि नशा करने वाले बच्चे दरअसल हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि बच्चे तो बच्चे हैं, और बच्चे हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे राज्य के हैं और हमारे जिले के। तो सवाल यह है कि ऐसे बच्चे किस विभाग की जिम्मेदारी हैं, बजाय इसमें फंसने के ये नीतिगत मुद्दा बहुत जल्दी हल किया जाना जरूरी है। क्योंकि जब ऐसे बच्चे सामने आएंगे तो हमको उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है, उनको इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये कुछ नीतिगत मसले भी हैं। एक और ये है कि कोई भी आधिकारिक सर्वेक्षण नहीं। आधिकारिक सर्वेक्षण मतलब अभी तक ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में इतने बच्चे इससे गायब हैं, इससे प्रभावित हैं, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ इस पे काम करने की जरूरत है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। एक ये भी है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। अभी जो कमल भाई ने नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ इशारा किया, ये नशा मुक्ति केंद्र है, निश्चित है, लेकिन ये अधिकांश निजी हैं, ये प्राइवेट हैं, जिनका एक चार्ज होता है। मान लीजिए ये 5,000 या 6,000 रुपए में, या प्रयास वाले डॉक्टर भूषण हमारे मित्र हैं, मैं उनसे बात कर लूं, मैं कहूंगा कि यार भैया ये बच्चा ऐसा ऐसा है, और डॉक्टर भूषण सज्जन आदमी, वो कहेंगे ठीक है यार तुम उसको भेज दो। लेकिन ये एक बच्चे को तो मैं और आप अपनी बातचीत करके भेज सकते हैं, लेकिन ये सारे नशा मुक्ति केंद्र का एक फीस है, जो फीस वहन करना, जिस तरह के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, खासकर जो बेघर बच्चे हैं, खासकर जो प्रभावित बच्चे हैं, उनके बस की बात नहीं। तो बच्चों के लिए कोई भी स्पेसिफिक नशा मुक्ति केंद्र, जो सरकारी स्तर का नशा मुक्ति केंद्र हो, जहां उनको इस तरह का डी एडिक्शन यानी नशे से बाहर निकालने के लिए मुफ्त इलाज हो सके, वो हमारे पास अभी नहीं है। और जब ये नहीं है तो बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग जो इस तरह का उपचार के लिए पैसा जुटा सकते हैं, यानी जिनकी क्षमता है, वो तो इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र में चले जाते हैं, लेकिन बाकी बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और फिर ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास का इंतजाम नहीं है। और दूसरा, समाज इसको कैसे देखता, वो एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, बहुत चलता उदाहरण दिया, लेकिन मेरे दिमाग में वो छवि है। जैसे मैंने कहा बारात में बच्चे डांस करते हैं तो अधिकांश बच्चे शायद शराब पी लेते हैं आजकल, मैंने ऐसा चलताऊ कह दिया। यानी समाज का ऐसे बच्चे जो संयोग से इस तरह की चीजों में चले गए हैं, उनकी तरफ हमारा नजरिया क्या है। और वो नजरिया कई बार हीन भावना का है, बल्कि हमें उस नजरिए से निकलकर हमें उन बच्चों को साथ लेने की, उन व्यक्तियों को साथ लेने की जरूरत है कि हो सकता है आपका एक कदम गलत पड़ गया हो, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी हम आपको वापस ला सकते हैं। तो वो एक भूमिका पुनर्वास के संदर्भ में, यानी तो सरकारी इंतजाम की, और दूसरा समाज की तरफ से भी वो पहल किया जाना बहुत जरूरी है कि ठीक है आप चले गए थे नशे की दुनिया में, कोई बात नहीं, बजाय इसके ये कहने की कह रहे तुम्हें मालूम है फलाने जी का लड़का या फलाने जी की लड़की तो आजकल भैया बहुत कमाल कर रहे हैं, इस तरह के कहने के बजाय कि ठीक है आप वो चले गए, बल्कि उन परिवारों को भी साहस देने की जरूरत है कि ठीक है आपका बच्चा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इन सबको अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर हम इन बच्चों को वापस ला सकते हैं एक बेहतर दुनिया में। मेरी बस माफ करिए, मेरा समय ज्यादा हो रहा है, मैं बस केवल 2 बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नशे के इसमें रोकथाम के उपाय अभी हमारे पास नहीं है सरकारी स्तर पर, यानी हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जब हमको बच्चा नशे का शिकार होकर मिल जाता है उसके बाद से हमारी पूरी कहानियां शुरू होती है, लेकिन नशा ही न कर पाए, तो वो रोकथाम के लिए अभी हमारे पास ज्यादा प्रयास नहीं है। और तो ये वाली जो प्रेस क्लिपिंग जो आज पब्लिश हुई है, फ्री प्रेस के हमारे एक साथी हैं स्मिता ने बहुत महत्वपूर्ण ये स्टडी को हम सबके बीच में लाए हैं कि लॉकडाउन के दौरान कैसे बच्चों में 50% तक ड्रग्स की आदत बढ़ी है। इसमें हमारा जो अध्ययन है वो अध्ययन भी इस खबर में शामिल किया गया है, और यहाँ जो जमीनी स्तर पे जो साथी काम कर रहे हैं उनके भी इसमें कोट है। लेकिन ये कहानी बता रही है कि हमारे जो आमतौर पर हम सबकी समझ है, वो समझ कहती है कि लॉकडाउन में ऐसा नशा नहीं हुआ होगा, नहीं बढ़ा होगा, लेकिन ये अध्ययन बता रहे हैं कि नशा बढ़ा है। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य ब्रजेश चौहान सर का एक इसमें कथन भी है, और उन्होंने कहा है कि डी एडिक्शन सेंटर इस तरह से सिटी में और मध्य प्रदेश में नहीं है, जो बात मैं भी कह रहा हूँ। सो उस पर काम करने की जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि इस पर काम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि यदि कोई इस तरह का केंद्र बच्चों के लिए बन सकेगा तो ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी। अब मैं आ रहा हूँ हमारी भूमिका पर कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो मैंने ये स्लाइड खाली छोड़ी है, जानकर खाली छोड़ी है कि मैं कोई नहीं होता ये बताने वाला कि आपकी भूमिका क्या होगी, और खासकर आप युवाओं की भूमिका क्या होगी, राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं की क्या भूमिका होगी।
मैं ये कोई नहीं हो सकता आपको बताने वाला कि आप एक काम करिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, टिक कर दीजिए। मैंने ये खाली छोड़ा है। ये खाली छोड़ा इसलिए कि आप तय करिए कि यदि ये स्थिति बन रही है और हमारे देश का युवा और बच्चा इस तरह की स्थितियों में जा रहा है, तो फिर मेरी भूमिका क्या होगी। आप इस तरह के मसलों पर गीत लिखकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की कोई नुक्कड़ नाटक की टीम हो, वो नुक्कड़ नाटक करके लोगों को इस तरह के मसलों पर जागरूक कर सकती है। आप कोई स्कूल में जाके सत्र लें, बच्चों को इसके संदर्भ में आह्वान कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के लेवल पर पोस्टर प्रतियोगिता करें, निबंध प्रतियोगिता करें, वाद विवाद प्रतियोगिता करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता समाज में फैले और लोग और बच्चे इस तरह की प्रक्रियाओं से निकल सकें। तो इसलिए मैंने, अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब्स बने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का क्लब डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व में बना हुआ है और गब्बर भाई के नेतृत्व में। सो उस तरह के वो क्लब्स कैसे जो आपके गोद ग्राम गोद बस्ती में जाकर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी भूमिकाएं हैं निभाने के लिए, बशर्ते मैं और आप क्या मन से तैयार हैं ये भूमिका निभाने के लिए। यदि मैं और आप तैयार हैं तो निश्चित हम शायद अगले एक दशक में, जैसे पिछले एक दशक में ये परिघटनाएं बढ़ी हैं, पिछले एक दशक में बच्चों का नशे की तरफ रुझान बढ़ा है, वैसे ही यदि मैं और आप आज से संकल्प लें और आज से खड़े हो जाएं तो शायद अगले एक दशक में ये दशा दिशा और ये तस्वीर हम सब मिलकर बदल सकते हैं। और इसलिए मैंने ये भूमिका की स्लाइड खाली छोड़ी है। यहाँ पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। माफी चाहता हूँ कि मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया, लेकिन आशा करता हूँ कि मेरी बात और ये जो अध्ययन, खासकर जो भोपाल के संदर्भ में अध्ययन है, ये आप तक पहुंचा होगा। और इसके बाद मैं यश भाई को मंच सौंपता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया को चला। आप सब ने मुझे सुना, RNTU ने मुझे मौका दिया, गब्बर भाई, डॉक्टर गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रशांत दुबे सर। आवाज संस्था जीवन में बच्चों में नशे की लत और समस्या समाधान पर आपने विचार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब मैं इस प्रश्न के आगे में प्रश्न और उत्तर जो हमारे चैट बॉक्स में है उस कड़ी में आते हैं, जिसमें हमारे जो मुख्य वक्ता उनके द्वारा उनका उत्तर दिया जाएगा। शुरू से करिएगा सर प्रश्न। एक प्रश्न है दयावंत जी का। उन्होंने पूछा है कि मेरे छोटे भाई को स्वीटी सुपारी खाने की आदत है, क्या उपाय करें इससे जो खाने की आदत छूट जाए सर, बताएं। स्वीटी सुपारी पे एक मतलब थोड़ा सा मैं कमेंट भी करना चाहूंगा कि अक्सर बच्चे लोग और खासतौर से किशोर लोग ये मानते हैं कि हम तो स्वीटी सुपारी खा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। और कई बार मैंने बड़ी उम्र के लोगों को भी देखा है, वो भी कहते हैं कि हम गुटखा नहीं खा रहे हैं, हम तो स्वीटी सुपारी खा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो पैनलिस्ट जवाब दें। कमल भाई, आप कुछ बोल रहे हैं या मैं कुछ एक दो सवालों के जवाब दे दूं? जी आप दे दीजिए, जोड़ दूंगा मैं उसको। आप बोले तो मैं एक सवाल पे जरूर, एक तो मार्तन भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि सरकार का इसमें कुछ स्वार्थ है। मार्तन भाई, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सरकार का इसमें कुछ स्वार्थ है, लेकिन बस ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरकारों की प्रायोरिटी में बच्चे नहीं है, क्योंकि कई बार 18 साल से कम उम्र के बच्चे वोट बैंक नहीं है, इनको वोटिंग पावर नहीं है, तो कई बार प्रायोरिटी में बच्चे नहीं है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सरकार का इसमें कोई स्वार्थ है, लेकिन प्रायोरिटी में बच्चे लाना जरूरी है। और यदि प्रायोरिटी में बच्चे आएंगे तो फिर इस तरह की चीजों पर हम बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और जो हमारे साथी ने कहा है, दयानंद जी ने शायद ये सवाल पूछा है, तो दयानंद भाई, यदि आप इस हमारे जो साथी हैं, जो दयावंत जी ने जो बात पूछी है कि स्वीटी सुपारी खाने वाली आदत, तो जैसा गब्बर भाई ने जिक्र किया कि इसमें एक अलग तरीके के एसेंस मिलाए जाते हैं जो बहुत हार्मफुल भी हैं, तो इसको लेकर आप अभी नशा मुक्ति केंद्र तरह तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ और उपाय हैं, तो मैं अपना नंबर भी जरूर छोड़ दूंगा आपको, तो हम इस पे अलग से थोड़ी बातचीत कर लेंगे, या गब्बर भाई और डॉक्टर रेखा जी के पास मेरा नंबर है, तो हम इस पे बात कर लेंगे। और पद्मा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें बैन क्यों नहीं की जानी चाहिए मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैम, ये बैन तो हैं, निश्चित रूप से ये सभी तरह की चीजों का बेचा जाना, खरीदा जाना वो अपराध है। दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत भी यह है कि बच्चों को नशा बेचा जाना और बच्चों द्वारा नशे का परिवहन कराया जाना, ये दोनों चीजें भी बैन्ड है।
बैन है, यानी सब कुछ बैन है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बेचा जाना चाहिए, लेकिन कई बार जो सिंथेटिक ड्रग्स के मामले हैं वो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जैसे नशे के शिकार व्यक्तियों के लिए नशे के रूप में आती हैं, लेकिन किसी के लिए वो बहुत जरूरी ड्रग्स भी हैं, क्योंकि वो उन ड्रग्स का इस्तेमाल करके यानी उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। तो इस तरह से वो ड्रग्स भी हैं, तो इसलिए इनको बेचा तो जाएगा, लेकिन इसलिए कानून ने कहा गया है कि इनको बच्चों को या बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को नहीं बेचा जाए। तो अभी हमें जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वो ड्रग्स मिले जरूर, क्योंकि उनकी जरूरत भी है। जैसे अब कोरेक्स ही है, कोरेक्स कफ सिरप है, उसकी जरूरत है, लेकिन उसको जब हम एक झटके में गड़गड़ गड़गड़ करके गटकते हैं तो वो नशे का हो जाते हैं कि एक दिन तक को हमको बढ़िया नशा मिलता है। सो वो चीजों को हम कैसे रोकें, और खासकर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मूल भावना है, मूल आत्मा है कि बच्चों को इस तरह का नशा नहीं दिया जाए, उस पर काम करने की जरूरत है। तो वो बैन तो है मैम, लेकिन वो बैन को मतलब एक प्रकार से उसको अमली जामा पहुंचाने मतलब पहनाने की बहुत जरूरत है। तो इतना ही, बाकी सुनंद भाई और कमल भाई और सवालों को ले लें प्लीज। जी, और कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट है वो अपने सवाल पूछ सकते हैं बाकी एक चैट चीज बॉक्स मैं, के माध्यम से। हाँ, जब तक प्रश्न आ रहे हैं मैं एक दो चीजें और जोड़ देता हूँ उसी में, कि हमें बच्चों से एक स्लोगन भी सुना होगा आपने पहले, किसी एक कंपनी का था कि बात करने से बात बनती है ना। तो हमें बात करना, जो संवाद करना, वो बच्चों के साथ जारी रखना चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो आपके पास आकर पूछें तब आप जानकारी दे रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जब आपके पास आते हैं, हो सकता है वो आपके लिए सही समय नहीं हो और आप कहें कि अरे हम काम में बिजी है। ये 2 बार अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया तो वो जानकारी या जो उसके अंदर प्रश्न था वो किसी और से वो पूछने जाएगा, और देन फिर हो सकता है कि वो रास्ते पे भटक जाए। और चाहे वो सुपारी की बात हो या किसी भी तरीके की जो लत की बात हो, अगर ये लत शुरू हुई है, बाकी प्रशांत भाई जी अलग से वो जानकारी देंगे उनको, फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर इससे मिलती जुलती कोई भी जो लत है अगर वो है, तो पहले तो हमें ये सोर्स देखना चाहिए कि वो बच्चे ने कहाँ से सीखा, किससे सीखा, या किससे वो प्रेरित हुए। अपने आप ऐसा तो नहीं कि आज रात में वो उठे और सुबह सपना आया कि मुझे ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम किसी से इंस्पायर होते हैं, देन उसको फॉलो करते हैं, तो वो थोड़ा सा बात करें। और ये कभी नहीं डांट कर कि नहीं कल से तुम ये नहीं, सख्ती से नहीं। बहुत सारी चीजें शक्ति करने से नहीं होती दूर, आपको बात करना चाहिए। और दोनों तीनों रास्ते जो हैं बच्चों को या जिससे भी वो ग्रसित है उनको ये बताना चाहिए कि ये करने से ये फायदे हैं, ये करने से ये नुकसान है, इससे ये होगा। फिर चॉइस है कि हमें किस रास्ते पे जाना है और ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। तो हम बहुत अगर स्पेशलिस्ट नहीं है घर में, तो इनिशियली हम ये बात संवाद तो कर सकते हैं। जब फिर हमारे हाथ में नहीं रहे चीज़ें, तब हम जो विशेषज्ञ हैं उन तक रेफर कर सकते हैं बच्चों को। और डेफिनेटली अगर सही समय पे हम और कम समय में और समय के पहले ही अगर वो आगे बढ़ रहा है, उससे पहले ही हम उससे लगातार बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इमोशनली और कैसे भी वो बच्चे को हम उस तरीके से वापस ला सकते हैं कि वो आगे ना जाए। तो ये मैं अपनी बात जो मैं एक बात सर एक जी मैं बोलूं? जी सुनंद भाई प्लीज। यस सर। मैं सिर्फ कमल जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशन मिलती है। अब आप मैच देखते हो, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं, और सलमान खान जी आते हैं और टसन का जशन करके वो कार्ड उड़ाते हैं, है ना। फिर अजय देवगन जी आते हैं। तो साथियों, सलमान खान जी बजरंग फिल्म में तो काफी अच्छे हैं, अजय देवगन जी गंगा जल और सिंघम में तो अच्छे हैं, लेकिन इन सब समय में कृपया करके सलमान खान जी और अजय देवगन जी को बिल्कुल ना देखें, और यदि हो सके तो विरोध करें। सभी बच्चे एक एक पोस्ट कार्ड लिख के डाले, प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, बाल आयोग को, राष्ट्रपति को, जहां भी डालना है, एक्शन ओरिएंटेड, प्लीज बी एक्शन ओरिएंटेड, कि हमें इस प्रकार का एड नहीं चाहिए। बस इतना ही लाइन लिखना है बच्चों आपको,
हमें इस प्रकार का ऐड नहीं चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है स्वीटी सुपारी की, जो फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते जो प्रशांत जी और कमल जी जो आज की चर्चा का विषय बन जाती है, और फाइनली इवन को एक डेट निर्धारण करना पड़ता है। तो कृपया करके, मैं सलमान खान जी और अजय देवगन के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख लगता है, और मैं हमेशा अपने बेटे को बोलता हूं, क्या सलमान खान जी को, अजय देवगन जी को ये ऐड करना शोभा देता है जहां वो इतने बड़े स्टार हैं? अगेन ये इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप कैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को और समाज को क्या देना चाहते हैं। और यदि आप में ये बात नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, जो चलता आया है सुधार तो होगी, लेकिन वो इतना लंबा समय खिंच जाएगा, और उस समय तक जो आने वाला जनरेशन है, जो एक हम अच्छे सपने, एक अच्छे भारत का सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे को ये भारत मिलेगा, ये राज्य मिलेगा, शायद हम बहुत कुछ खो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद सर। सर हमारा एक और प्रश्न है अविनाश जी का, हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं कि बच्चों को नशा ना मिले? अविनाश भाई, बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती हैं, लेकिन कम से कम जैसे सुनन भाई ने कहा कि हम कहीं नशा मिलते देखते हैं तो हम कम से कम उसकी शिकायत करें। कुछ नहीं करें तो हम 10-9-8 पे बताएं कि इस तरह से बच्चों को नशा यहाँ दिया जा रहा है, ताकि 10-9-8, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके कोई, हमें पता नहीं कि आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी, तो कम से कम हम 10-9-8 पे सूचना दें कि बच्चों को इस तरह का नशा दिया जा रहा है। सुनन भाई ने कहा कि हम कोई पोस्ट कार्ड तो लिख सकते हैं, यदि इस तरह के विज्ञापन आते हैं या इस तरह की स्थितियां बन रही तो हम एक पोस्ट कार्ड लिखने की कोशिश करें और उसको सब तमाम जगह पर पहुंचाएं, ताकि ये हो कि हम इस तरह की चीजों को देख रहे हैं और ये चीजों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए हमारे प्रदेश का युवा इन सब चीजों के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो बच्चों के पक्ष में आवाज उठा रहा है। एक दूसरी बात, हमारी अपराजिता एक साथी ने लिखा है कि नशा मुक्ति केंद्रों का किस तरह से काम होता है। तो साथी, यदि कोई साथी जो नशे के लत का शिकार हुए हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र में एक पर्टिकुलर टाइम, 10 दिन 15 दिन, जो भी वहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं जो उनकी परिस्थिति के अनुसार तय करते हैं, उनको वहां रखा जाता है और डी एडिक्शन की प्रोसेस शुरू होती है, उनको नशा छुड़ाने की प्रोसेस उनके साथ शुरू होती है। उसमें दवाओं का भी योगदान है, मेडिटेशन भी है, योग भी है, और जीवन के प्रति एक नए तरीके का उत्साह पैदा करना भी इस तरह की पूरी प्रक्रियाओं में शामिल है। क्योंकि कई बार जब हम होप खोते हैं, जैसे हमारी स्टडी में भी निकला, हम होप खोते हैं, हम आशा खोते हैं, तब हमें लगता है कि हम नशे की तरफ अग्रसर, मतलब वो लोग नशे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में एक पार्ट ये भी है कि हम जीवन के प्रति फिर से एक आशान्वित नजरिया, आशा का एक नजरिया वो रख सकें, ताकि फिर लोग इससे बाहर निकल। मुझे लग रहा है सभी सवाल हुए हैं। मार्तंड भाई, आपने फिर वही कहा है कि सरकार से आशा नहीं कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा इससे इतर जाना चाहता हूँ कि हमें दरअसल, हम सबकी क्षमताएं बहुत सीमित है, सरकार की क्षमता असीमित है, सरकार सब कुछ कर सकती है। तो बजाय है ये है कि हम सरकार से आशा न करें, बल्कि हम सरकार को एक प्रकार से कहें, बाध्य करें कि सरकारें बच्चों के लिए ये करें। क्योंकि हम सब, हो सकता है मैं 10 बस्ती में काम करूं, कमल भाई 20 बस्ती में काम करें, हमारे सुनन भाई जो बड़ी जगह पे काम करते हैं, मतलब जयपुर में भी काम करेंगे, भोपाल में भी काम करेंगे, उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम असीमित काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम सरकार को बाध्य करें और सरकार ही बच्चों के संदर्भ में ये सारे प्रयास करे। क्योंकि अल्टीमेटली संवैधानिक रूप से देखें तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर व्यक्ति विशेष के तमाम तरह की जरूरतें पूरे करने के लिए काम करें। तो उस लिहाज से भी देखें, और बच्चे चूंकि सुकुमार हैं, बच्चों के संदर्भ में एक अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी हैं, और जिस प्रतिबद्धता पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर भी किए हैं, और उस प्रतिबद्धता को दोहराना और उस प्रतिबद्धता को बार बार एक प्रकार से जांचते रहना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए मार्तंड भाई, हम फिर सरकार के पास ही जाएंगे कि आपको ही ये सारी प्रक्रिया करनी है, और सरकार ये सारी प्रक्रियाएं करें तो बेहतर होगा। मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ और यश भाई के साथ पहुंचता हूँ। लेकिन आज मैंने डॉक्टर सुधीर शर्मा सर जो हैं हमीदिया के, उनकी 4 पंक्तियां आज ही उन्होंने जो लिखी हैं वो पढ़ी थी, और मैंने उनसे इजाजत मांगी थी कि मैं आज के वेबिनार में ये पंक्तियां जरूर रखूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो शायद अविनाश की बात पर भी जाती है कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी है। मैं वो लाइनें यहाँ दोहराकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मध्य का ये व्यसन नाश का मूल है, मध्य का ये व्यसन नाश का मूल है, जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल है, त्याग दो इसको संकल्प की शक्ति से, इसको त्यागे बिना जिंदगी शूल है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अभी क्या टाइम हो गया है, तो बाकी लोगों के जो सवाल हैं वो हम शायद नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन उन सवालों को हम लोग नोट करके रखते हैं और कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाए। तो इसलिए मैं यश कुमार से निवेदन करता हूँ कि अगला जो पड़ाव है वहाँ चलिए। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता मैम को, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय मैम को, कि वो आए और आभार व्यक्त करें। मैम। धन्यवाद यश जी। ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा का निर्वाह करने जा रही हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा वेबिनार अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर आज के मुख्य वक्ता श्रीमान सुनंद के सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, बाल सुरक्षा पर सर ने बाल अधिकारों के मुद्दे पर सूक्ष्म व गहन जानकारी देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक पिता अपने पुत्र को जब रोक सकता है कि जब वह खुद नशा न करता हो। सर को बहुत बहुत आभार। अब मैं श्रीमान कमल सिंह ठाकुर, शहर समन्वयक, चाइल्ड लाइन को धन्यवाद देती हूँ कि सर ने बाल सुरक्षा और नशा निषेध, सर ने बताया कि 200 मिलियन लोग नशा करते हैं। सर ने युवाओं का मार्गदर्शन किया कि हमें कभी भी घरों में अक्सर बच्चों से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कभी भी नहीं मंगानी चाहिए और बच्चों की संगत भी अच्छी होनी चाहिए। सर ने बताया कि नशा नाश है और जीवन खास। ये सर का स्लोगन बहुत ही सभी हमारे जितने बच्चे जो पार्टिसिपेंट है सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और शायद इन सारी चीजों पर वो अपने अंदर और समाज में जहाँ पर भी जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। सर का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब मैं श्रीमान प्रशांत द्विवेदी को धन्यवाद देती हूँ कि सर का विषय बच्चों में नशे की लत, समस्या और समाधान। सर ने बताया कि सर एक ऐसे प्रतिभा संपन्न युवाओं में शुमार हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। सर ने सूचना का अधिकार, मतदाता जागरूकता, बाल अधिकार जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य किया है। बाल अधिकार और बच्चों की अवैध तस्करी पर सर का बहुत गहन शोध भी हुआ है। अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण दे चुके हैं। सर ने नशे की दिशा एवं दशा को बदलने की पूरी कोशिश की है। उस कोशिश में सर का हमें भी अगर जो भी चीज शामिल करेंगे तो हम भी उस पर और आगे बढ़ेंगे। अब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के वीसी सर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेटिया जी को धन्यवाद देती हूँ कि सर के मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को सफल बना सके। अब मैं शिक्षा विभाग, मानविकी एवं उदार कला विभाग के सभी शिक्षाविदों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सभी ने ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े और अपना कीमती समय दिया, जिससे हम सभी आभारी रहेंगे। गब्बर जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा को बहुत अच्छी तरह से संभाला। सर का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब मैं यश जायसवाल जो हमारे यहाँ के एमफिल स्टूडेंट हैं, उन्होंने कार्यक्रम का मन संचालन बहुत अच्छी तरह से किया। यश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद यश जायसवाल जी का शायद पहला मन संचालन है। अब मैं रमन अय्यर जी सर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने टेक्निकली सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। रमेश सर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो समय समय पर हमारी सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। सर और मैम सभी का भरपूर सहयोग मिला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग मिला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर से आग्रह करते हैं कि ये वेबिनार तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन सर अगर ये वेबिनार अगर हमारा ऑफलाइन होता है तो हमारे इससे और भी अधिक बच्चे और भी ज्यादा लाभान्वित होंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी को धन्यवाद मैम। सभी को धन्यवाद। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब संपन्न करना चाहिए। एक थोड़ा सा हंसी मजाक वाला प्रश्न मैं यश से पूछना चाहूंगा। पहले ये बताओ तुम कौन से समुद्र किनारे बैठे हो? ये टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया है। यस सर। ठीक है सर, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैम का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस काम के लिए
रखा। धन्यवाद सर, गब्बर सर का भी, और धन्यवाद सभी वक्ताओं को जिन्होंने पूरे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के जो आज का कार्यक्रम था नशा निषेध के रूप में, उसको सुना, उसके लिए धन्यवाद। मैं एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूँ। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो हमें अपने बच्चों को जो नशे के लिए है उन्हें हमेशा रोकना है और हमेशा बुलाना है कि आप अच्छे मार्ग पाए और गलत मार्ग ना चुने। इसमें देर नहीं करनी है, इसमें देर नहीं करनी, इसमें तुरंत बुलाना है, तुरंत याद दिलाना है। हम आपके निर्देश भी सर करेंगे इसके लिए जरूर सर। अविनाश जी का भी धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। अविनाश भाई ने भी एक कड़ी के रूप में सबको जोड़ा था, अविनाश चौहान जी ने। जी बहुत शुक्रिया। अविनाश चौहान का तो हर एक प्रोग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अविनाश तो हमारा हीरा है जी। चलिए तो विदा लेते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।